अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 19 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। मशरक़ वस्ती में इसराइल ईरान कशीदगी तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर रही है और अब यह तनाज़ा कई महाज़ों तक फैल चुका है। इसमें आला ईरानी हुक्काम की शहादतों के साथ साथ दोनों ममालिक की जानिब से तवानाई के अहम मराकज़ पर हमले भी शामिल हैं। जंग के 20वें दिन इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस ज़ख़ीरे जनूबी पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया। उसके रद्द-ए-अमल में चंद घंटों बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल और गैस की तनसीबात पर मिसाइल हमले किए। कतर के रास अल्फान इंडस्ट्रियल सिटी को भी निशाना बनाया गया, जहां आग लग गई, ताहम जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की तवानाई तनसीबात पर मज़ीद हमलों से रोकने की कोशिश की। उनके मुताबिक ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है, इसलिए मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। ताहम उन्होंने यह भी इंदिया दिया कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ाई तो अमेरिका दोबारा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है। उधर ईरान ने खबरदार किया है कि वह खित्ते में उन तमाम तेल तनसीबात को निशाना बना सकता है जो अमरीकी कंपनियों के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। इसी तनाजुर में कतर पर हमला किया गया, जिसकी कतर ने सख्त मज़म्मत करते हुए इसे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसराइल ने जिस गैस फील्ड को निशाना बनाया वो कतर के नॉर्थ फील्ड से जुड़ी हुई है और इस नौइयत के हमले आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका को इस हमले का पेशगी इल्म नहीं था। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका जनूबी पार्स गैस फील्ड को तबाह करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक कतर की LNG तनसीबात पर हमले बिला जवाज़ थे और अगर ऐसे इक़दाम दोबारा हुए तो अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में मज़ीद कशीदगी न सिर्फ ख़तरनाक होगी बल्कि उसके ईरान पर तवील मुद्दती असरात भी मुरतब हो सकते हैं। मशरक़ वस्ती में जारी इसराइल लबनान कशीदगी में भी शिद्दत आ गई है, जहां जनूबी लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान कम अज़ कम 45 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक जनूबी लबनान के इलाके बुज शिमाली में एक रिहायशी घर को निशाना बनाया गया, जबकि सरहदी कस्बों छाइन और मरवाहीन के दाखिली रास्तों पर भी गोलाबारी की गई। इसी तरह जीज़ीन ज़िले के इलाके अस्सरीरा, ख़याम, बिनते जुबैल और मफ्तून के अतराफ भी हमलों की इत्तलात हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत बैरूत, मशरक़ी शहर बाल्बिक और जनूबी शहर सैदून भी निशाना बने हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि उसके जंगजुओं ने जनूबी लबनान में 6 इसराइली मरकावा टैंक तबाह कर दिए। लबनानी हुक्काम के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 968 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इनमें 100 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इन हमलों के बायस लबनान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। उधर गज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। UNRWA के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात तेज़ी से कम हो रही हैं और इमदाद की रसाई महदूद है, जिसके बायस लाखों फ़लस्तीनी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ज़्यादातर मुतासरीन आर्जी पनागाहों या तबाहशुदा घरों में रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि खेमे, बिस्तर और दीगर ज़रूरी अशिया ख़त्म हो रही हैं, जबकि इमदादी कारकुनों को मकामी मार्केट से सामान खरीदना पड़ रहा है।
اقوام متحدہ کے مطابق محدود وسائل کے باوجود امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور حالیہ دنوں میں ایندھن اور امدادی سامان کریم شیلوم کراسنگ کے ذریعے پہنچایا گیا، جو اس وقت واحد فعال راستہ ہے۔ مزید برآں اسرائیلی فوج کو لاجسٹک مسائل کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بعض اہلکاروں نے مناسب بنکرز کی عدم دستیابی پر ڈیوٹی انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فوجیوں کا کہنا ہے کہ راکٹ حملوں کے دوران ان کے پاس مناسب تحفظ نہیں ہے اور انہیں صرف ہیلمٹ پہن کر خود کو بچانے کی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ ادھر سعودی عرب میں بھی سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ یامبو ایئرپورٹ کے صنعتی علاقے میں واقع سامری آئل ریفائنری کے قریب ایک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکی سفارت خانہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل پروازوں کے ذریعے ملک چھوڑ دیں، کیونکہ فضائی حدود میں میزائل اور ڈرون حملوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ شہریوں کو ریاض، جدہ اور دمام کے فاول ہوائی اڈوں سے روانگی کی ہدایت کی گئی ہے۔ فضائی سطح پر پاکستان نے بھارت کی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اس فیصلے سے بھارتی ایئر لائنز کی روزانہ سینکڑوں پروازیں متاثر ہو رہی ہیں اور انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کروائے۔ ترجمان عبدالرشید منہاس کے مطابق بھارت نے بڑی تعداد میں فوج تعینات کر کے خطے کو عملی طور پر ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور کشمیری عوام پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ پاکستان سے یہ خبریں۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں متاثرہ آنکھ کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا ہے، جس کے دوران ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی موجود تھیں۔ یہ معائنہ چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر تشکیل دیے گئے 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے کیا۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس چیک اپ میں ماہرین امراض چشم نے جدید آلات کی مدد سے آنکھ کا مکمل جائزہ لیا۔ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ پمس ہسپتال میں علاج کیا جا چکا ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق ممکنہ طور پر تیسرا انجیکشن دینے سے پہلے آنکھ کی بہتری کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ یہ میڈیکل بورڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر تشکیل دیا گیا تھا، جس نے علاج کے مناسب انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی۔ اب میڈیکل ٹیم اپنی رپورٹ چیف کمشنر کو پیش کرے گی، جس کے بعد آئندہ علاج کا فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر عمران خان کی اپنے بچوں سے فون پر بات کروائی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نائکاپ کارڈ رکھنے والوں کو پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم قیام کے دوران ملکی قوانین پر عمل لازمی ہوگا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ وکیل نیاز اللہ نیازی کے مطابق عدالت کی ہدایات کے تحت ملاقات کے لیے فہرست جمع کرائی گئی تھی، لیکن طویل انتظار کے باوجود جیل انتظامیہ کی جانب سے کوئی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقررہ وقت سے زائد انتظار کے بعد واپس لوٹ گئے۔ مزید یہ کہ میڈیکل رپورٹ بھی فراہم نہیں کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ رپورٹ چیف کمشنر کے ذریعے عدالت میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان کے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے تلسی گیبٹ کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیلانی کے مطابق پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنیادی طور پر بھارت کے خلاف دفاع کے لیے ہے، نہ کہ عالمی طاقت کے اظہار کے لیے۔ تجزیہ کار شائخ الدین نے بھی اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس بین البراعظمی میزائل موجود ہی نہیں ہیں، جبکہ بھارت کے ایسے میزائل پروگرام کو نظر انداز کرنا سوالات کو جنم دیتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر آپریشن غضب للحق کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔
वफाकी वजीर अता तारड़ के मुताबिक ये फैसला ईद के एहतराम और बरदर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया और कतर की दरख्वास्त पर किया गया। ये जंगबंदी 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक बरकरार रहेगी, ताहम किसी भी हमले की सूरत में कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। इस आर्जी जंगबंदी को सऊदी अरब, कतर और चीन ने खुश आइन करार देते हुए मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर दिया है। उधर कतर में तैनात अफगान नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी और अब फौजी रास्ता इख्तियार करने से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान तहरीरी यकीन दहानी दे सकता है कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और मसाइल का हल सिफारतकारी में ही है। कराची में तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सबसे बड़ा हादसा बल्दिया के इलाके मुआजकोट में पेश आया, जहाँ दीवार गिरने से 13 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर के दीगर इलाकों में भी छतें गिरने, दरख्त उखड़ने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शदीद मौसम के बाइस फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। उधर सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जहाँ ज़ायरीन ने बारिश के बावजूद इबादत जारी रखी। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और रुयत हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के अरकान के अलावा महकमा मौसमियात और सुपार्को के नुमाइंदे भी शरीक हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से चांद नज़र आने या ना आने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद शव्वाल का चांद नज़र आने या ना आने से मुतालिक हतमी ऐलान करेंगे। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।